Hello students, this is the third lecture on N-slit Fraunhofer diffraction। और लास्ट लेक्चर में देखिए हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि ये जो पीक्स हैं इनकी इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस पैटर्न सेम होगी एन स्क्वायर आई नॉट के इक्वल। और दो पीक्स के बीच में हमें क्या मिलने वाले हैं, n-1 मिनिमाज मिलने वाले हैं। और इन मिनिमाज के बीच में भी हमें ये स्मॉल स्मॉल जूनियर से मैक्सिमाज मिलने वाले हैं जो कि ना के बराबर दिखने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर जो लाइनें नज़र आएंगी वो सिर्फ ये वाली लाइनें नज़र आ रही हैं और इन लाइनों के बीच में ये जो गैप है वो ये वाला गैप है। तो इसका मतलब मुझे ये जो जूनियर मैक्सिमाज हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आने वाले नहीं हैं, बिकॉज माई आइज आर नॉट सेंसिटिव टू दिस सॉर्ट ऑफ इंटेंसिटी। मेरी आंखें पकड़ ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर हाफ विड्थ की बात देखिए कैसे निकलेगी। अब ये देखिए ये 0 है और ये आपको मिल गया था मिनिमा। और याद कीजिएगा पिछले लेक्चर में इस मिनिमा की वैल्यू निकाल चुके थे हम, लैम्डा अपॉन में एन डी के इक्वल। तो आपकी हाफ विड्थ यही तो निकली ना, लैम्डा अपॉन में एन डी। तो आप अगर ये वाली भी जोड़ दें तो आपको पता है ये भी कितनी होगी, लैम्डा अपॉन में एन डी के इक्वल होगी। तो आपकी टोटल विड्थ देखें तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन एन डी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ विड्थ। तो हम जो हाफ विड्थ की बात कर रहे हैं वो हमारी कितनी निकल रही है, वो हमारी निकल रही है दैट इज लैम्डा अपॉन में एन टी। सिमिलरली ये जो हमारे पास विड्थ निकलेगी ये विड्थ भी हमारी बिल्कुल वही की वही निकलेगी जो कि हमारी उसकी निकल रही थी, दैट इज। अब देखिएगा, याद कीजिएगा ये वाला पॉइंट कितने का था आपका, ये पॉइंट था आपका 2 लैम्डा अपॉन में एन डी का था। उससे आगे वाला ये वाला पॉइंट याद कीजिएगा कितने का था आपका, ये पॉइंट आपके पास था 3 लैम्डा अपॉन में एन डी का था। ये यही तो था। और हमारे केस में ये जो हमने 3 डार्कनेस आई हैं, ये 3 क्यों आई हैं, क्योंकि n-1 बराबर हो गया 3 के। तो स्लिट्स कितनी हो गई टोटल, 4। तो रखिएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर अगर आप 4 रखेंगे तो 3/4 लैम्डा अपॉन डी, इसको भी तो लिख सकते थे 2 लैम्डा अपॉन डी की जगह आप यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, दैट इज इसको 3/4 लिख रहे हैं हम। तो ये आप जो है इसको 4 की टर्म्स में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 8/4 लिख सकते हैं। तो एन की जगह यहाँ पर 4 रख दीजिएगा। तो जब आप एन की जगह 4 रखेंगे और आप ये वाली विड्थ निकालेंगे और फिर प्लस में ये वाली विड्थ भी निकालेंगे, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे देन यू विल हैव योर हाफ विड्थ। तो आपको हाफ विड्थ मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी पीक्स हैं दे हैव सेम थिकनेस, वो हमें सेम थिकनेस देने वाली हैं, सेम पीक वैल्यू हमें देने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन स्मॉलर विल बी द विड्थ एंड वी गेट फाइन लाइन्स। कैसे, क्या बात हो रही है यहाँ पे। अब आपने कितनी स्लिट्स ली थी, यहाँ पर 4 ली थी, 4 ली थी। तो ये पॉइंट्स कितने मिल रहे थे हमें, डार्क वाले 3 मिल रहे थे। सोच के देखिए हज़ारों हैं। अगर हज़ारों हैं, 1000 स्लिट हैं, तो यहाँ पर ये जो डार्कनेस वाले पॉइंट है कितने मिलने वाले हैं, 999। अगर ये 999 हैं तो ये क्या होगा, ये जो आपकी स्लिट है, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। ये वाली चीज़ भी क्या कर जाएगी, थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने का मतलब क्या, आप इसकी विड्थ को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन इन दोनों की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विड्थ कम होने से एक काम और भी होगा कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अगर आप इससे के साथ अपने ज़्यादा वाली स्लिट्स को कंपेयर करें तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर ये हमारे पास स्क्रीन है तो ब्राइटनेस तो मुझे ज़्यादा मिलने वाली है, लेकिन ये लाइंस बहुत पास पास आ जाएंगी। तो ये मुझे फाइन लाइंस मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये आपकी चौड़ी चौड़ी सी लाइनें थी, इनकी विड्थ ज़्यादा थी, तो ओवरलैपिंग हमें यही नहीं पता चल रहा था स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ से हो रही है। तो यहाँ पर जो सेपरेशन था उसको हम इजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो ये लाइंस फाइन लाइंस हो गई हैं, थिक लाइन रही नहीं। तो इन लाइनों के बीच का सेपरेशन बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो n की वैल्यू बढ़ने से
जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एन स्क्वेयर आई नॉट के ऊपर डिपेंड कर रही है। एन ओपनिंग मेक्स एन टाइम्स लाइट रीचेज टू स्क्रीन। सही है। आपकी 2 ओपनिंग होती तो 2 ही तो लाइट पहुंचनी थी। आपकी 10 ओपनिंग होती तो पी पॉइंट के ऊपर 10 रेज या 10 रेडिएशन या 10 इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचती। सोचिए, आपकी बहुत सारी हैं तो बहुत सारी हैं, एन हैं तो यहाँ पर पहुंचेंगी भी तो एन, तो ये पहुंचने वाली हैं तो एन यहाँ पर अगर पहुंचने वाली है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज जो होगा वो कौन होगा? द विड्थ ऑफ द ब्राइटनेस डिक्रीजेज टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मीनिंग देखिए, क्या मीनिंग है इसका, सोच के देखिएगा कि अगर हमारे पास एन का नंबर कम होता तो एक लाइन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इफ एन इज स्मॉल, एन को मैंने स्मॉल लिया है, नंबर ऑफ स्लिट्स मैंने कम ली हैं। तो अगर मैंने एन का नंबर बहुत ज़्यादा लिया है, अब क्या होगा? ये इतनी चौड़ी नहीं रह पाएगी, ये लंबी तो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ब्राइटनेस तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो थिकनेस है वो डिक्रीज कर जाएगी। कब? जब ये लार्ज है। तो सोचिएगा, पहले तो एनर्जी यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब एनर्जी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब हमने क्या किया? थिकनेस कम कर दी और जो हाइट है वो इंक्रीज कर दी, तो एनर्जी तो हमने कंजर्व कर दिया ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ पर ओपे हो रहा है। पहले लाइट यहाँ तक फैली हुई थी, अब हमने उस स्प्रेड को तो डिक्रीज कर दिया, लेकिन इस ब्राइटनेस को क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी दिखा सकते हैं कि विड्थ डिक्रीज होती है तो इंटेंसिटी इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? अगर आपने विड्थ डिक्रीज कर दी तो आप इतनी सी थोड़ी दिखाएंगे इंटेंसिटी को, तो जो एनर्जी बच गई वो एनर्जी कहाँ आपकी ऐड हो गई है? तो आपकी हाइट ले चुकी है वो। तो विड्थ जो है, हाफ विड्थ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा अपॉन में एन डी से। एंड व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। एंड व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ स्लिट्स। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एन को बढ़ाते चली जाइए, तो ये जो हाफ विड्थ है वो भी क्या करती चली जाएगी? डिक्रीज करती हुई चली जाएगी। तो बीच में देखिए हमने एक तरीके से तो बता दिया था कि ये जो डार्कनेस की पोजीशंस आ रही हैं n-1, ये डार्कनेस की पोजीशन को हम एक तरीके से और भी समझा सकते हैं। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया था वो बनाया था n इज इक्वल टू 4 के लिए। 10 इज इक्वल टू 4 के लिए देखिए 4 स्लिट्स हैं, तो 4 स्लिट्स हैं तो 4 ओपनिंग हो गई, तो 4 ओपनिंग हो गई तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गई, दूसरी E2 हो गई, तीसरी E3 हो गई और चौथी कौन सी हो गई? E4 हो गई। तो हमने मान लिया कि इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो फेज डिफरेंस नहीं है तो सारी की सारी सीधी जाएंगी ना, सारी सीधी जाएंगी तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा आपका? 0। सारी ऐड हो गई, सारी अगर ऐड हो गई तो हमें पता है टोटल इंटेंसिटी जो मिलेगी वो किसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा? ई का। एंड व्हाट इज ई? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, वो सीधे सीधे ऐड हो रहे हैं, तो हमें 4 गुना मिल जाएगी। अगर हम इन सारे एम्पलीट्यूड्स को ई के सेम मान लें तो हमारे पास ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड अगर 4 है उसका स्क्वायर करोगे तो 16I0 हमें मिल जाएगी हमारी इंटेंसिटी। उसके बाद देखिए, अगर इन चारों का बीच में जो फेज डिफरेंस है वो डेल्ट π/2 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में π/2, इन दोनों के बीच में π/2, इन दोनों के बीच में π/2। तो अब ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, इफ दिस इज माई E1, तो E1 और E2 के बीच में एंगल कितने का बन रहा है? π/2 का। वेक्टर से रिप्रेजेंट करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। फिर U2 और E3 के बीच में कितने का बन रहा है? π/2 का। फिर E3 और E4 में कितने का बन रहा है? π/2 का। तो आप ये देखिए, एक दूसरे को सारे के सारे कैंसिल आउट नहीं कर गए? अगर ये एक दूसरे को सारे के सारे कैंसिल आउट कर गए तो आपको एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा? पी पॉइंट के ऊपर 0। अगर एम्पलीट्यूड 0 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो भी क्या मिलेगा? 0। तो डार्कनेस मिलने वाली है। तो ये डार्कनेस की बात हम ये वाले पॉइंट से बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जहाँ पर सारे के सारे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी जो पी पॉइंट पे पहुँच रही हैं ड्यू टू द स्लिट्स, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का आ गया है? 90 का, यानी कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर और फिर तीसरे का क्रस्ट चौथे के ट्रफ के ऊपर गिर रहा है। उसके बाद देखिए डेल्टा इज इक्वल टू पाई, क्या मतलब हुआ? अगर E1 इस डायरेक्शन में जा रही है लेफ्ट टू राइट तो E2 जा रही है राइट टू लेफ्ट,
तो ये आपके पास E3, ये E4, हर एक के बीच में आपस में एंगल कितने का बन गया, पाई का। कैंसिल आउट हो गए सारे के सारे अगर कैंसिल आउट हो गए तो एम्पलीट्यूड पहुंचा पी पॉइंट पे 0 और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया 0, तो डार्कनेस मिलने वाली है। तो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये जहाँ पर पाई हो गया है एंगल इन सारों के बीच का। उसके बाद फिर देखिएगा एंगल हो गया 3π/2 का, यानी कि 270 डिग्री का, 270 डिग्री का। तो अगर ये मेरा E1 है तो सोचिए अगर ऊपर आपके पास 90 डिग्री पर होता तो ये E2 यहाँ होता, लेकिन मुझे घूम के ये यहाँ आ जाना है। तो अगर घूम के मैं यहाँ आऊँगी तो सोचिएगा 90 डिग्री तो ये 180 डिग्री ये हो गए ना 270 डिग्री, तो ये क्या हो गया मेरा E2 हो गया। तो ये E2 मेरे पास अगर है तो E2 और E1 के बीच में एंगल कितने का है हमारा, दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री, 270 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 270 का हो गया, फिर भी एक साइकिल एक लूप बन गया है। तो टोटल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की हो गई, पी पॉइंट पे जो पहुँच रही है वो 0 मैग्नीट्यूड की, तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 0। अब आ जाइए 90 डिग्री बढ़ाते चल रहे हैं ना, तो इसमें फिर 90 डिग्री ऐड कर दीजिए। तो 270 में 90 डिग्री ऐड करोगे तो 360, 2π। 360 का मतलब यही तो हुआ कि सारे के सारे किस में हैं, एक ही लाइन में हैं। तो अगर एक लाइन में है तो इसका एम्पलीट्यूड अगर मैं मान लूँ कि आपका E0 है, इसका E0 है, इसका E0 है, इसका E0 है, टोटल कितना हो गया 4E0, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 टाइम्स आपकी इंटेंसिटी यहाँ पर आ जाती है। तो ये जो 16 टाइम्स की हम बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पहुँच चुके हैं अब। तो यहाँ पर 90 डिग्री था, यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, यहाँ 270 डिग्री हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया हमारा 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमने देखा कि n इज इक्वल टू 4 के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स लिए हैं ना हमने, तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए बीच में ऐसे 3 पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर आपका इंटेंसिटी कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। तो therefore there are 3 मिनिमास इन बिटवीन 2 प्राइमरी मैक्सिमा, तो 2 प्राइमरी मैक्सिमा के बीच में 3 मिनिमा है। लेकिन ये किस कंडीशन के लिए हैं, जब आपके पास 4 स्लिट हैं, तो 4 स्लिट्स में आपके हर मैक्सिमा के बीच में जो मेजर मैक्सिमाज हैं जिनको आप फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन कह रहे हैं, उनके बीच में आपको 3 मिनिमाज मिलने वाले हैं। अब होना क्या चाहिए था कि हमें स्क्रीन के ऊपर मिलना चाहिए था इक्वली स्पेस्ड इक्वली ब्राइट लाइंस अकॉर्डिंग टू द इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि इन सभी लाइंस की हाइट सेम होगी और इन सभी लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम होगा। लेकिन जब हमने स्क्रीन पे एन स्लिट्स में से देखा तो ये पैटर्न हमें नहीं मिल रहा। हमें जो पैटर्न मिल रहा है वो कुछ और ही पैटर्न मिल रहा है। हमें बीच में जो थीटा इज इक्वल टू 0 पर सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है वो मोर ब्राइट मिल रहा है और मोर वाइड मिल रहा है as compared to the side maximas. The brightness of the side maximas on both sides of the central maxima goes on decreasing, डिक्रीज होता चला जाता है। सेपरेशन तो सेम है इनके बीच का, लेकिन आपकी जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है दैट इज लार्ज एज कंपेयर टू दीज सेकेंडरी मैक्सिमास। और बीच में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो होना तो ये चाहिए था, बेशक इंटेंसिटी कम हो जाए, मिलने तो चाहिए थे ना इक्वल सेपरेशन के ऊपर, लेकिन बीच में एक आधा मिस हो गया और उसके बाद फिर मिलना स्टार्ट हो गया। तो कुछ जो आपका स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे आर मिसिंग, तो वहाँ पर कुछ गायब हैं हमारी मैक्सिमास। तो वो क्यों गायब हैं, और ये इंटेंसिटी लगातार जैसे जैसे सेंटर से दूर होते जा रही हैं ये इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज क्यों होती जा रही है। तो ये इंटरफेरेंस की वजह से तो ये समझ में आ रहा है कि फाइन लाइंस मिलने वाली हैं। अगर एन का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया तो हमें इतनी थिक थिक नहीं मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ये थिन मिलने वाली हैं। इनके बीच का सेपरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, और इन जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी इनकी। तो लेंथ बढ़ जाएगी तो फाइन स्ट्रक्चर एक तरीके से हमें मिलने वाला है। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा है दे हैव
सम डिफरेंसेस इन बिटवीन दैम, तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो हमें प्रैक्टिकली क्या मिल रहा है, द प्राइमरी मैक्सिमा दैट इज 16 I नॉट डोंट हैव ऑल द सेम इंटेंसिटी विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो अभी देखिए, ये हमने जो भी डिस्क्राइब किया था वो तो हमने इस तरह से डिस्क्राइब किया ना कि S1 से लाइट, S2 से लाइट, S3 से, S4 से, S5 से, और हमें ये वाला पैटर्न मिल जाएगा क्योंकि ये लाइट सारी की सारी इंटरफेरेंस से, सुपरपोजिशन से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगी। और उस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हमने किस पे दिखा दिया, स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। लेकिन अब तक हमने इस चीज़ की बात नहीं की कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही स्लिट होती तो एक स्लिट में भी हाइगन के अकॉर्डिंग पीछे से जब प्लेन वेव आ रही है तो यहाँ पर भी जब वो प्लेन वेव का कुछ पोर्शन पहुँचेगा तो इस प्लेन वेव पे जितने भी पॉइंट्स होंगे दे ऑल आर बिहेविंग लाइक पॉइंट सोर्सेज, वो सारे पॉइंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे। एंड दीज ऑल पॉइंट सोर्सेज आर सुपर इम्पोजिंग, ये सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल शो करेंगे। देन व्हाट दे आर ब्रिंगिंग अस टू स्क्रीन, वो हमें स्क्रीन पे क्या देने वाले हैं। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को अब हम इस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फिनोमिना की हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तो देखते रहिएगा, कॉन्टिन्यूटी में नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिएगा।